दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की कि आज जिस प्रकार से फ्रांस में चार्ली हेब्डो के कार्टून्स पर 4 निर्मम हत्याएं हुई हैं, वो इस्लाम के अमन और अहिंसा के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। हमने ये भी बताने की कोशिश की कि मोहम्मद साहब खुद अपने जीवन में बदला लेने में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी मान्यता थी कि लोगों को सज़ा देना ये तो अल्लाह का काम है। खैर, इसके बाद दुनिया में जो घटनाएं हुई उसे हमें फिर से देखने की ज़रूरत है। कई देशों ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया और कई जगह पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। भारत में भी भोपाल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। बम्बई की सड़कों पर फ्रांस के राष्ट्रपति का चित्र लगाया गया, जिसके ऊपर लोग चले, गाड़ियाँ चली, लोग पैरों से चले, जूतों से चले, वगैरह वगैरह। अब ये बात निश्चित है कि हमने जिस बात पे बात की थी वो केवल सीमित बात थी, वो ईश निंदा के बारे में बात थी। इस पूरी राजनीति के 2-3 पहलू हैं। पहली बात यह है कि पिछले 30 साल से अमेरिका ने जिस प्रकार की राजनीति वेस्ट एशिया के देशों में की है, उससे इस्लाम मानने वालों के अंदर जो चरमपंथी लोग हैं उनका तबका ज़्यादा मजबूत हुआ है। और ये बात निश्चित है कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। एक तरफ सूफ़ी परंपरा है जो शांति और प्रेम के आधार पे समाज के सब लोगों को जोड़ती है। दूसरी तरफ सुन्नी, शिया, अहमदिया, खोजा, बोहरा और ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। इस्लाम के अंदर भी कई प्रकार के कानून जो लागू होते हैं उसमें भी कई प्रकार की विभिन्नता आती है। पर निश्चित तौर पर ये जो अभी हमको दिख रहा है वो ज़्यादातर उसमें पहला भाग है कि एक तरफ उग्रवादी चरमपंथी लोग जो इस्लाम को मानते हैं उनकी प्रवृत्ति ज़्यादा मजबूत हुई है। ये मजबूत कैसे हुई? ये प्रवृत्ति मजबूत ऐसे हुई कि 1980-90 के बाद जब सोवियत रूस का पतन चालू हो गया तो उसी के साथ अमेरिका ने जो वेस्ट एशिया के चरमपंथी उग्रवादी रेडिकल ग्रुप्स थे उनकी मदद करना चालू किया। अमेरिका का उद्देश्य था कि वेस्ट एशिया के तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने के लिए इन उग्रपंथियों के आधार पर कुरान के कुछ शब्दों को लेकर उनका ब्रेन वॉश करके वो अपनी लड़ाई रशियन फोर्सेस के ख़िलाफ़ लगाएंगे जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुकी थी। अब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जब कम्युनिस्ट रशियन फ़ौजों ने किया, उसके बाद उस समय अमेरिका के सामने एक बड़ा संकट था। संकट ये था कि अमेरिका की फ़ौजों का मनोबल गिरा हुआ था और वो किसी प्रकार से रशियन फ़ौजों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस मौके पर अमेरिका ने चरमपंथी इस्लाम का सहारा लेकर जिहाद और काफिर, ये 2 शब्दों के मतलब को एकदम बदल दिया। जिहाद, जद्दोजहद, जिसका मतलब होता है अपनी बुराइयों के ख़िलाफ़ संघर्ष करना, समाज की बुराइयों के ख़िलाफ़ संघर्ष करना, उसके बदले ये कहा गया जो काफिर है, जो हमारे रास्ते से अलग है, उसको मारना ये जिहाद है। उसको मारना ये जिहाद है। और काफिर शब्द भी जो कुरान में आया है उसका मतलब होता है सच्चाई को छुपाने वाला। अब आज की जिस प्रकार से काफिर की परिभाषा चल रही है उसमें इस प्रवृत्ति का बहुत भाग है जिसने पाकिस्तान के कुछ मदरसों में एक इंडोक्ट्रिनेशन मॉड्यूल बनाकर मुसलमान नौजवानों को गुमराह किया और इसी के आधार पे अल-कायदा बना। इसी के आधार पे अल-कायदा, तालिबान और बाद में चलकर आईएस ये संगठन बने। अमेरिका ने इनकी भरपूर मदद की शुरुआत में। अब बाद में ऐसा हुआ, इसी के साथ साथ जो 9/11 की घटना हुई जिसमें करीब 3000 बेगुनाह लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर अटैक में मारे गए। उसके बाद अमेरिका ने एक दूसरा खेल खेला और वो खेल था इस्लाम को बदनाम करने का। वो खेल था इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने का, जिसके लिए अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक टेररिज़म ये शब्द खड़ा किया।
इस्लामिक टेररिज्म, यानी अभी तक आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं दुनिया भर में होती रही हैं, पर कभी भी किसी ने आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा। और ये पहला एक बहुत बड़ा अपराध था अमेरिकन मीडिया का, अमेरिका का, जिसने अपने संकुचित स्वार्थों के चलते वेस्ट एशिया के तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने के इरादे से इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चालू किया मीडिया के माध्यम से। और यहाँ से वो प्रक्रिया चालू हुई इस्लामोफोबिया की, यानी दुनिया भर के मुसलमानों को एक आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लग गया। और उसी की एक प्रतिक्रिया थी जिसके कारण चार्ली हेब्डो ने उस प्रकार के कार्टून बनाए जो बहुत आपत्तिजनक थे। ये बात निश्चित है कि जहाँ तक हो सके हमें दूसरों की भावनाओं का कदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पर फ्रांस में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें ये भी बात निश्चित है कि आज फ्रांस में करीब 9% मुसलमान हैं। ये मुसलमान वहाँ कहाँ से आए? ज़बरदस्ती से आए? गलत। ये मुसलमान वो मुसलमान हैं जो पहले फ्रांस ने जहाँ कॉलोनीज़ बनाई, जैसे इंग्लैंड ने भारत में कॉलोनी बनाई, फ्रांस ने जिन देशों के संपत्ति को लूट के लाए और उसी के कानूनों के तहत कई मुसलमान फ्रांस में आए। और आज जो मुसलमान फ्रांस में रहते हैं उनका एक तौर से आर्थिक उपेक्षीकरण, यानी जैसे भारत में एक तरह से मुसलमानों को हाशिए पे डाला गया है, वैसे फ्रांस में भी मुसलमान वहाँ के सबर्ब्स, वहाँ के स्लम्स, वहाँ के गरीब बस्तियों में रहते हैं। उनके लिए आर्थिक सुरक्षा नहीं है, नौकरियों का अच्छा प्रावधान नहीं है, और दूसरी तरफ से उनकी जो मान्यताएं हैं हिजाब के बारे में, बुर्का के बारे में, उस पर सरकार बहुत आक्रामक रवैया लेती है। तो इसके कारण फ्रांस में इस्लामोफोबिया अपनी चरम सीमा पर है। तो ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी जो फ्रांस का एक नियम है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को एक उपेक्षा की नज़र से देखना, ये बात भी फ्रांस में चल रही है। अब जैसे ही ये घटना हुई उसी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस घटना की निंदा की और कहा, हम इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिज़म को पूरी तौर से समाप्त कर देंगे। उसके विरोध में टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन आए। टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन, फ्रांस के राष्ट्रपति और कई ऐसे लोग हैं जो या तो समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ये सब एक तौर से ऐसी राजनीति की तरफ जा रहे हैं जो धर्म की आड़ में अपना खेल खेलती है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इवन ईश निंदा के कानून, ब्लास्फेमी के कानून तभी मजबूत हुए जब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, संकुचित तबकों ने समाज में तानाशाही को मजबूत करना चाहा, अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहा। और आज भी टर्की जो इसका इतना बड़ा विरोध करते हुए दिखाई दे रहा है, या दूसरे देश जो टर्की के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, वो सब अपने देशों में लोकतंत्र को कमज़ोर करके तानाशाही को मजबूत करना चाह रहे हैं। तो आज 71 देशों में इस्लाम है, मेजॉरिटी में है, और उसमें 6 देशों में जहाँ तानाशाही मजबूत है वहाँ इस प्रकार की ईश निंदा के कानून, ब्लास्फेमी के कानून जो प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन के मूल्यों से पूरी तौर से विरोध में हैं, उनको लागू किया जाता है, उनको अमल में लाया जाता है। और आज समस्या ये है कि हम 3 चीज़ों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका ने जो फैलाया इस्लामोफोबिया, तेल के कुओं पर कब्ज़ा जमाने के लालच में, उसके कारण मुसलमानों को एक असुरक्षितता की भावना है। इस असुरक्षितता की भावना के कारण वे लोग भावनाओं के ज़्यादा शिकार होते हैं और भावनात्मक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया मजबूती से देते हैं। तो जहाँ इस प्रकार की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि समाज के एक बड़े तबके को डर, इनसिक्योरिटी की भावना ग्रस्त कर लेती है, उनको जकड़ लेती है। जैसे जिस भी समाज में कोई माइनॉरिटी, कोई समाज जब
असुरक्षितता महसूस करता है तो वो ज़्यादा अपने ये भावनाओं से जुड़कर रहना चाहता है, अपने दकियोनुसी विचारों को पकड़ के चलना चाहता है। और यही हमको आज प्रतिक्रिया दिख रही है कि जहां हम भारत में भी देख रहे हैं, भारत में इसके दूसरे कारण भी हैं कि सांप्रदायिक राजनीति के मजबूत होने के साथ साथ मुसलमानों का हाशियाकरण, मार्जिनलाइजेशन मजबूत हुआ। वैसे दुनिया के मुसलमानों को भी इस्लामोफोबिया इस प्रक्रिया के कारण एक असुरक्षितता महसूस होती है और इसके कारण वो अपनी प्रदर्शन भावनात्मक आधार पे करते हैं। और शार्ली हेब्डो के बाद जो घटना हुई, जो पूरी निंदनीय है, जिसका पूरा विरोध किया जाना चाहिए, उस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। पर हमें इन घटनाओं को निंदा करते समय इनके परे जाकर भी देखने की ज़रूरत है। और परे जाकर देखने में ये लगता है कि दुनिया के पूरे कई देशों में आज लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए धर्म के आवरण का, धर्म के नाम का इस्तेमाल जगह जगह हो रहा है। और ये बात टर्की में भी है और मलेशिया में भी है, दूसरे देशों में भी है। यहाँ तक कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी, क्योंकि मुस्लिम समाज वहाँ 9% है और फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ के समाज को ध्रुवीकृत करके आने वाले चुनाव में अपनी सत्ता को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो पहलू के दो भाग हैं। एक भाग ये है कि इस प्रकार की निर्मम हत्याएं जो शार्ली हेब्डो के कार्टून्स के बाद हुई वो निंदनीय हैं। दूसरी बात यह है कि कई देशों में आज मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उन्हें हाशिए पे धकेला जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों में एक असुरक्षितता है जिसके कारण वे लोग भावनात्मक मुद्दों के बहाव में आकर इसके खिलाफ ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं और उसमें भारत के भी मुसलमानों का एक तबका शामिल है। तो हमें अगर पूरी प्रक्रिया देखना है तो पूरी प्रक्रिया ये है कि दुनिया भर में आज इस्लाम को टारगेट किया गया है। नंबर 2, इस्लाम के जो मानवतावादी मूल्य हैं उन ग्रुप्स को मानने के बदले जो मूल्यों को पिछले 30 साल में प्रेरणा दी गई, प्रमोट किया गया, विस्तार किया गया, जो संकीर्णता से जुड़े हैं, उन मूल्यों का प्रसार असुरक्षित मुस्लिम समाज में ज़्यादा हो रहा है। तो अब मामला काफ़ी उलझा हुआ है। एक तरफ हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, दूसरी ओर हमें दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए, तीसरी ओर हमें जो आज इस्लामोफोबिया है उसके मुकाबले के लिए सामने आना चाहिए। चौथा, जो मुस्लिम समाज की परिस्थिति फ्रांस में बहुत ख़राब है, जो वहाँ के दुर्भावना के शिकार हैं, उसका भी एक निदान होना चाहिए। और जो बाकी सब देशों में एक प्रकार से तानाशाही की प्रक्रिया बढ़ रही है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, उसके खिलाफ भी हमें खड़ा होने की ज़रूरत है। तो मामला बहुत पेचीदा है, मामले के बहुत सारे पहलू हैं। इन सब पहलुओं को देखकर ही हम एक अच्छे समाज की तरफ जा सकते हैं। और मोहम्मद साहब ने जो योगदान दिया मानवता के लिए, अहिंसा के मूल्यों के लिए, उसका पूरा पूरा आदर करके उस सही रास्ते को सामने लाने की ज़रूरत है। और जिस भटकाव पर अमेरिका की राजनीति इसको ले आई है उसका विरोध करके वास्तविक मूल्यों को समझकर लोकतांत्रिक आधार पे इन देशों में विकास करने की ज़रूरत है। प्रेम, अहिंसा, सद्भावना के आधार पे सभी समाजों के विकास करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे मुस्लिम दोस्त जो भावनाओं के बहाव में आते हैं वो इस्लाम की गहराइयों से, मोहम्मद साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर और अपने देश के संविधानों के आधार पर चलकर एक अच्छे रास्ते पर, एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जिससे समाज में एकता बनेगी। दूसरी ओर जो सरकारें इस्लामोफोबिया को बढ़ा रही हैं, अल्पसंख्यकों को पे अत्याचार कर रही हैं, उस अत्याचार को रोककर अल्पसंख्यकों की भलाई, उनकी सुरक्षा, उनकी बराबरी के लिए काम करें और इस्लामोफोबिया से उठकर सब नागरिकों को एक समान के मूल्य दें। ये आज हमारे समय की ज़रूरत है और इसी आधार पर चलकर हम पूरी दुनिया में प्रगति की, विकास की, उन्नति की, प्रेम भावना को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, ताकि
हमारे जो मूल्य हैं आज पूरी दुनिया में विकसित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के मूल्य, उनको मजबूत करना ये हमारे आने वाले समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।